अपना फ़ोन चार्ज करते समय मुझे अचानक एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। इसी के साथ मेरा ऑल थिंग रेप्लिकेशन सिस्टम अवेकन हो जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कर सकता है, बस शर्त यह है कि उसे पावर मिलनी चाहिए। वो सोचता है कि क्यों ना इस सिस्टम को गवर्नमेंट को सौंप दिया जाए ताकि लिथोग्राफी मशीन्स जैसे हाईटेक गियर रेप्लिकेट किए जा सकें। फिलहाल वो टेस्ट के तौर पर गोल्ड रेप्लिकेट करना चाहता है, लेकिन सिस्टम कहता है कि अभी पर्याप्त एनर्जी पॉइंट्स नहीं है। उसे पहले सिस्टम को चार्ज करना होगा। वो थोड़ा हिचकिचाता है, पर हार नहीं मान सकता। अपनी हिम्मत जुटाकर वो अपना हाथ सीधे सॉकेट में डाल देता है। 1 सेकंड बाद उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन सिस्टम इंटरफेस पर एनर्जी रिजर्व का नंबर तेजी से चढ़ने लगता है। करीब 5-6 मिनट बाद एनर्जी रिजर्व 100 पॉइंट्स तक पहुंचाता है। शुरुआत में वो पिन्स जैसी छोटी चीजें रेप्लिकेट करता है और देखता है कि इनमें सिर्फ 1 से 12 एनर्जी पॉइंट्स ही खर्च होते हैं। अगर अमीर बनना है तो सबसे तेज रास्ता गोल्ड रेप्लिकेट करना ही है। वो फैसला कर लेता है और $20,000 का एक ऑनलाइन लोन लेता है। अगले दिन वो सीधा एक ज्वेलरी स्टोर पहुंचता है। वहां उसे $18,000 का एक गोल्ड ब्रेसलेट मिलता है, जो उसके बजट में है। वो उसे तुरंत खरीद लेता है। वापस अपने किराए के कमरे में आकर वो दरवाज़ा लॉक करता है और खिड़की के पर्दे गिरा देता है। वो ब्रेसलेट को रेप्लिकेट करने की तैयारी करता है। सिस्टम दिखाता है कि इस गोल्ड ब्रेसलेट के लिए 380 एनर्जी पॉइंट्स चाहिए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसे साफ दिख रहा है कि ये रास्ता उसे दुनिया की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वो अपने एक्साइटमेंट को काबू में करता है। उसे ये बेचना होगा, लेकिन वो उसी पुरानी दुकान पर वापस नहीं जा सकता। वो काफी दूर एक दूसरी ज्वेलरी शॉप ढूंढता है। वो पूछता है, बॉस क्या आप ब्रेसलेट्स खरीदते हैं? बॉस कहता है, हाँ, लेकिन पहले हमें वेरीफाई करना होगा कि ये असली है या नहीं। बॉस एक तेज तरार अधेड़ उम्र का आदमी है। ब्रेसलेट लेने के बाद वो प्रोफेशनल टूल से उसकी पहचान करता है और फिर उसका वजन करता है, 40 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा। बॉस कहता है, आज का रिसाइकलिंग प्राइस 415 ग्राम है, यानी कुल 16,600। वो हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि ठीक है। नियमों के मुताबिक ट्रांजैक्शन रजिस्टर करने के लिए रिसीप्ट्स होनी चाहिए। वो कहता है कि उसे रिसीप्ट नहीं मिल रही और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। बॉस कहता है, समझ गया, फिर मैं सिर्फ 400 का रेट ही दे पाऊंगा। वो मान जाता है। वो जानबूझकर थोड़ा उदास चेहरा बनाता है और कुछ देर सोचने के बाद नखरे दिखाते हुए राजी हो जाता है, पर अंदर ही अंदर वो बेहद खुश है। कुछ सौ एनर्जी पॉइंट्स की कीमत सिर्फ कुछ डॉलर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पर बदले में उसे $10,000 से ज़्यादा मिले हैं। कोई भी लालची कैपिटलिस्ट ये प्रॉफिट मार्जिन देखकर रो पड़ेगा। पैसे मिलने के बाद वो घर लौटता है और गंभीरता से सोचने लगता है कि इस सिस्टम का इस्तेमाल असली पैसा बनाने के लिए कैसे किया जाए। ये तरीका हमेशा काम नहीं आएगा। इसमें दिन भर में हज़ारों किलोवाट आवर्स बिजली खर्च होगी और पावर कंपनी वाले मिनटों में मीटर चेक करने पहुंच जाएंगे। तो अब एनर्जी ही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब वो परेशान हो रहा था, तभी आसमान में जोरदार कड़कड़ाहट होती है और बिजली चमकती है। खिड़की के बाहर अंधेरे आसमान को देखकर उसे अचानक एक आइडिया आता है। लाइटनिंग फ्री एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। एक बिजली गिरने में हजारों लाखों डिग्रीज एनर्जी होती है, पर यह आइडिया बहुत खतरनाक है। जरा सी चूक हुई तो जान भी जा सकती है। फिर भी वो रिस्क लेने का फैसला करता है। वो एक 6 मंजिला इमारत की छत पर लोहे की रॉड के साथ एक वायर बांध देता है। भारी बारिश में वो उस रॉड को ऊपर उठाता है और अपने दांत भींच लेता है। एक एक मिनट बीतता है और अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है, क्लिक। आसमान से गिरी बिजली ठीक उसकी लोहे की रॉड पर लगती है, लेकिन जैसा उसने सोचा था, उसे कोई दर्द या झंझनाहट महसूस नहीं होती। ये सब सिर्फ 2 सेकंड्स चलता है। जब सब शांत होता है तो वो अपनी आंखें खोलता है। कांपते हुए वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि वो जिंदा है। वो सिस्टम खोलता है और देखता है कि एनर्जी रिजर्व 3,452 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। ये 9 ब्रेसलेट्स कॉपी करने के लिए काफ़ी है, पर उसे ये अभी भी कम लगता है। वो आसमान की तरफ चिल्लाता है, भगवान, मुझे और लाइटनिंग चाहिए, आओ और मुझ पर बिजली गिराओ। पहले तो आसमान से कोई जवाब नहीं मिलता, पर फिर उस पर लगातार 3 बार बिजली गिरती है और एनर्जी रिजर्व कुल 26,500 पॉइंट्स तक पहुंच जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश है। ये करीब 70 ब्रेसलेट्स कॉपी करने के लिए काफ़ी है। वो वापस घर लौटता है और टेस्ट के तौर पर पहले 10 ब्रेसलेट्स कॉपी करने का फैसला करता है। बस एक सोच के साथ 10 ब्रेसलेट्स तुरंत उसके सामने आ जाते हैं। अब इन्हें कैश में बदलने के लिए वो अपने रास्ते प्लान करता है और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी की कल्पना करता रहता है। वो उन 10 ब्रेसलेट्स को कुल 1,58,600 में बेच देता है। ऑर्फनेज से निकलने के बाद अपने बैग में इतना कैश देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उसने कई सालों तक कड़ी मेहनत की थी और सिर्फ कुछ $1,000 बचाए थे, और वो भी उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर उड़ा दिए। और अब सिर्फ एक सुबह में उसने $1,50,000 कमा लिए हैं। वो घर लौटता है और टीवी पर कुछ हाईटेक ब्रिटिश चिप्स देखता है। वो सोचता है कि वो इन्हें भी कॉपी कर सकता है। वो देश की सेवा करने और इस सिस्टम के जरिए अपने राष्ट्र को सच में शक्तिशाली बनाने का फैसला करता है। पर यह मामला बहुत बड़ा है। वो रिपोर्ट कैसे करें? बड़े अधिकारियों को सुरक्षित तरीके से ये राज कैसे बताए? यही असली समस्या है। काफी सोचने के बाद वो सबसे सीधा रास्ता चुनता है और लोकल नेशनल सिक्योरिटी सब स्टेशन चला जाता है।
ऑफिस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर वो गार्ड को बताता है कि उसके पास नेता को देने के लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। गार्ड ने पहले भी ऐसे दावे सुने हैं, पर वो नियमों का पालन करते हुए वॉकी टॉकी पर जानकारी देता है। कुछ ही देर में मार्कस नाम का एक आदमी उसे रिसेप्शन रूम में ले जाता है। मार्कस रूखे अंदाज में पूछता है, बताओ क्या जानकारी है। वो सीधे समझाता नहीं है, बल्कि उससे एक पेन मांगता है। मार्कस अपनी भौहें सिकोड़ता है, पर फिर भी उसे एक पेन दे देता है। वो कहता है, ठीक है अब बोलो। वो कहता है, कृपया ध्यान देखिए, सिस्टम, कॉपी। एक सेकंड बाद ठीक वैसा ही एक और पेन हवा में प्रकट हो जाता है। ये नज़ारा देखकर मार्कस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दोनों पेन्स को रोशनी में बार बार चेक करता है और पाता है कि वो बिल्कुल एक जैसे हैं। वो सोचता है कि क्या ये कोई मैजिक है, पर इस माहौल में ये कोई जादू की ट्रिक नहीं हो सकती। मार्कस की आवाज़ भारी हो जाती है, इसे दोबारा करो। ये सुनकर वो इस बार सीधे मार्कस की हथेली में पेन कॉपी कर देता है। मार्कस अपने हाथ में पेन को देखता रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अब उसे कोई शक नहीं है। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और एक नंबर मिलाता है। डायरेक्टर चिन, इमरजेंसी सिचुएशन है। फोन रखने के बाद मार्कस उसे एक और भी सुरक्षित कमरे में ले जाता है। कुछ ही देर बाद एक शांत स्वभाव का अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आता है। वो अपनी तेज नजरों से उसे देखता है और कहता है, अब तुम जो भी कहोगे उसकी पूरी कानूनी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो जवाब देता है, मेरे पास एक रेप्लिकेशन सिस्टम है। जब तक पर्याप्त एनर्जी है मैं किसी भी चीज को कॉपी कर सकता हूँ। डायरेक्टर चिन के चेहरे के भाव नहीं बदलते, पर वो कहते हैं, तुम्हें ये साबित करना होगा। वो एक मेटल लाइटर निकालकर टेबल पर रख देते हैं। वो लाइटर उठाता है और मन ही मन कमांड देता है। एक सेकंड बाद उसकी बाईं हथेली में वैसा ही एक लाइटर प्रकट हो जाता है। डायरेक्टर चिन देखते हैं कि वो बिल्कुल वैसा ही है, यहां तक कि उस पर पड़े पुराने खरोंच के निशान भी हूबहू कॉपी हो गए हैं। उनकी आंखें गंभीर हो जाती हैं और वो उससे पूरी बात समझाने को कहते हैं। वो विस्तार से इस सिस्टम के बारे में सब बताता है। सुनने के बाद डायरेक्टर चिन अपने स्टाफ से एक हाई प्रिसिजन थिन फिल्म रजिस्टर मंगवाते हैं। एक पल बाद वैसा ही दूसरा रजिस्टर उसके हाथ में आ जाता है। डायरेक्टर चिन अपनी असिस्टेंट लिली से उसे प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट से टेस्ट करने को कहते हैं। लिली रिपोर्ट करती है, डायरेक्टर, इसके पैरामीटर्स बिल्कुल कंसिस्टेंट हैं। ये नतीजा लाइटर कॉपी करने से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। डायरेक्टर चिन बहुत गंभीरता से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मिस्टर येन, आज आपका ये फैसला बहुत मायने रखता है। देश पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। इसके बाद वो अपने सहायकों की तरफ मुड़ते हैं। वो कहते हैं, अब से कॉमरेड इयन और उनके इस डेमोन्स्ट्रेशन से जुड़ी हर चीज़ टॉप सीक्रेट है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद हर किसी से एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट साइन करवाते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि कोई भी लीक देशद्रोह माना जाएगा और सारे सर्वेलेंस वीडियोस और इक्विपमेंट को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तुरंत डायरेक्टर चिन एक नंबर मिलाते हैं और सामने वाले से स्पेशल रिस्पॉन्स प्लान शुरू करने को कहते हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, चिन, क्या तुम्हें पता है कि स्पेशल प्लान एक्टिवेट करने का क्या मतलब है? डायरेक्टर चिन जवाब देते हैं, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी गारंटी देता हूँ। मेरी सलाह है कि जल्द से जल्द स्क्वाड भेजकर टारगेट को कैपिटल ले जाया जाए। मिलिट्री डिपार्टमेंट के लोग उसे लेने के लिए निकल जाते हैं। डायरेक्टर चिन कहते हैं, यान, तुम्हें इस मामले की अहमियत समझ आ गई होगी। पहले मैं तुम्हें मिलिट्री रीजन भेज रहा हूँ, वहां तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगे। वो हाँ में सिर हिलाता है। मिलिट्री रीजन के रास्ते में वो डायरेक्टर चिन को बताता है कि इस सिस्टम अपग्रेड करने के लिए उसे 100 बिलियन किलोवाट आवर्स बिजली चाहिए। डायरेक्टर चिन वादा करते हैं, ये सब छोटी बातें हैं, देश के लिए 100 बिलियन किलोवाट आवर्स कुछ भी नहीं है। तुम्हारी एनर्जी की हर जरूरत पूरी की जाएगी। गाड़ी पश्चिम की तरफ बढ़ती है और आसपास घने जंगल आने लगते हैं। सड़क के दोनों तरफ कैंटिले तार और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जोन के बोर्ड दिखने लगते हैं। ऑफ रोड व्हीकल एक भारी सुरक्षा वाले गेट पर रुकती है। डायरेक्टर चिन अपनी आईडी दिखाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। खिड़की से उसे बैरक और दूर खड़े आर्मर्ड व्हीकल्स नजर आते हैं। तीसरी मंजिल के ऑफिस में डायरेक्टर चिन और इलाके के सुप्रीम कमांडर मिलर गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। कमांडर मिलर तुरंत उसकी तरफ देखते हैं तो ये कॉमरेड इयन है, क्या आप हमें इसकी स्पेसिफिक्स बता सकते हैं? उसे पता है कि डुप्लीकेशन में उसकी एनर्जी खर्च होगी। कमांडर मिलर खामोशी से सब सुनते हैं और फिर कहते हैं, मतलब अगर पर्याप्त पावर हो तो तुम एयरक्राफ्ट कैरियर तक कॉपी कर सकते हो? वो कहता है, थ्योरी में हाँ। कमांडर अपना सिर हिलाते हैं और पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हैं। तो फिर कॉमरेड, हमारी आंखें खोले। वो गिलास पकड़ता है और मन में कॉपी करने का कमांड देता है। कमांडर मिलर और बाकी सबकी फटी आंखों के सामने उसकी बाईं हथेली में वैसा ही पानी का गिलास आ जाता है। कमांडर मिलर चौंककर सीधे बैठ जाते हैं। वो हैरान होकर दोनों गिलास कॉन्फ्रेंस टेबल पर साथ रखते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। कमांडर मिलर मेज थपथपाते हुए खड़े हो जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। उनके चेहरे का उत्साह साफ दिख रहा है। वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, 110 तो क्या, अगर 11,000 यूनिट्स भी चाहिए हो तो देश उसे किसी भी कीमत पर पूरा करेगा। जनरल अपना सारा संयम खो चुके हैं। उनके दिमाग में हाई एंड चिप्स और लिथोग्राफी मशीन्स के ख्याल आ रहे हैं। ये एबिलिटी देश के लिए एक टोटल गेम चेंजर है। वो कहते हैं, कॉमरेड इयन, आपने इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। फिर वो सिटी ब्यूरो चीफ आर्थर की तरफ मुड़ते हैं। तुमने इस मामले को बहुत अच्छे से संभाला। तुम और कॉमरेड इयन असली हीरो हो। आर्थर मुस्कुराते हुए कहता है, कमांडर, ये तो हमारा फर्ज था। कमांडर मिलर का चेहरा फिर से गंभीर हो जाता है। अब से
कॉमरेड ईएम की सुरक्षा को हाईएस्ट लेवल पर रखा जाए। देश की किस्मत में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दोपहर के 1 बजे मिलिट्री बेस पर एक ट्रांसपोर्ट प्लेन उतरता है। कमांडर मिलर आगे बढ़कर एस्कॉर्ट टीम के मार्ग से हाथ मिलाते हैं। कमांडर मिलर और आर्थर के साथ वो प्लेन में चढ़ता है और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। मेरे दिल में एक अजीब और अनकहा एहसास उमड़ रहा था। एक साधारण सा लड़का जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था, आज एक स्पेशल प्लेन में बैठकर राजधानी जा रहा था। यह सब किसी जादू जैसा था। मंजिल पर पहुंचने के बाद पता चला कि वो एयरपोर्ट सिर्फ एक्सक्लूसिव मिलिट्री यूज के लिए था। वहां सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और कई ब्लैक सेडान्स हमारा इंतजार कर रही थी। सेडान से मैं एक शानदार एस्टेट पहुंचा। यहाँ का माहौल बड़ा शांत था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ों की हरियाली थी, लेकिन सुरक्षा का स्तर एकदम एक्सट्रीम था। हर 3 कदम पर एक गार्ड और हर 5 कदम पर एक सेंट्री तैनात था। फिर हम एक बड़े और सादे से हॉल में पहुंचे। उस पल वहां कई एल्डर्स बैठे हुए थे जिनका व्यक्तित्व असाधारण था। उनकी आंखें गहरी थीं और उनका ऑरा बहुत शक्तिशाली था। ये सब शुरू होने से पहले मैंने एक डुप्लीकेटेड कप ऑफ वाटर का इस्तेमाल किया ताकि इस प्रोसेस को थोड़ा डिस्गाइज किया जा सके। जैसे ही वो प्रदर्शन खत्म हुआ, पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर इंसान बेहद काबिल था, लेकिन उनके सामने जो नजारा था उसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। आखिरकार एल्डर ने अपनी बात शुरू की। हमारा ड्रैगन नेशन दशकों से मेहनत कर रहा है, खुद के पैरों पर खड़ा होने और शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और आज ऊपर वाले ने हमारे ड्रैगन नेशन पर अपनी कृपा बरसाई है। उनके शब्द हर किसी के दिल पर हथौड़े की तरह लगे और एक गहरा रेजोनेंस पैदा किया। दूसरे एल्डर्स की आंखें भी नम हो गईं। एल्डर ने वहां मौजूद लोगों को यह नहीं बताया कि टॉप लीडरशिप ने पहले ही एक नया ऑर्डर पास कर दिया है, एक स्पेशल लीडरशिप ग्रुप जिसका एक स्पेसिफिक कोड नेम रखा गया है। प्रोजेक्ट जीनिथ अब कॉमरेड ईएन और उसके सिस्टम से जुड़ी हर चीज के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। इस ग्रुप में मिलिट्री, साइंटिफिक रिसर्च और इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों के सबसे बड़े अधिकारी शामिल होंगे। मीटिंग के बाद एल्डर लुइस ने मेरे रहने का इंतजाम किया, जबकि बाकी एल्डर्स जापान के हालात पर चर्चा करने लगे। काफी लंबी बातचीत के बाद वो सब एक नतीजे पर पहुंचे। मुझे अब एक नेशनल ट्रेजर और ड्रैगन नेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट माना जाएगा, जिसकी सुरक्षा और सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उधर सब लोग बड़े जोश में वहां पहुंचे। एक बायोलॉजिस्ट ने फिजिसिस्ट बोएन से हालात के बारे में पूछा। बोएन ने अपनी आंखों में शक लिए सिर हिलाया और कहा, मुझे भी कुछ नहीं पता। नोटिस में सिर्फ हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस और नेशनल डेस्टिनी का जिक्र था। वो सोच रहा है क्या आखिरकार एलियंस ने हमसे संपर्क कर लिया। बेहतर होगा कि अंदाजा ना लगाएं, जल्दी ही पता चल जाएगा। जब एल्डर लुइस कई बॉडीगार्ड्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आए तो शोर अचानक थम गया। साथियों, आज हमने आपको एक ऐसी बड़ी घटना के बारे में बताने के लिए बुलाया है जो हमारे देश की किस्मत से जुड़ी है। इसे ड्रैगन नेशन का टॉप सीक्रेट माना गया है। यहाँ मौजूद कोई भी इंसान बाहर एक शब्द भी नहीं बोलेगा। उनके ये शब्द सुनते ही माहौल एकदम गंभीर हो गया। वो सब समझदार लोग थे और तुरंत समझ गए कि मामला बहुत बड़ा है। एल्डर लुइस ने साइंटिस्ट को मेरी एबिलिटी के बारे में विस्तार से बताया। उनकी बात खत्म होते ही कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। साइंटिस्ट थोड़े कंफ्यूज लग रहे थे, लेकिन जब मैंने टेबल पर रखे पानी के कप्स को कॉपी करके दिखाया तो उनका सब्र जवाब दे गया। ये पक्का एनर्जी का मैटर में कन्वर्जन है, पर यह हो कैसे रहा है? एक साइंटिस्ट अचानक खड़ा हुआ और अविश्वास में बोला, कॉपिंग सिस्टम? मेरा मानना है कि यह फिजिक्स के किसी ऐसे नियम पर काम कर रहा है जिसे हमने अभी तक ढूंढा ही नहीं है। ये तो एक मिरेकल है। एक युवा साइंटिस्ट जोश में चिल्ला उठा। वहीं कोने में बैठे फिलोसोफर साइमन ने एक सवाल पूछा, दोस्तों, क्या हमें पहले इस सिस्टम पर बात नहीं करनी चाहिए? ये कहां से आया? क्या इसमें अपनी कोई कॉन्शियसनेस है? उसकी बात ने वैज्ञानिकों को तकनीकी बारीकियों से हटाकर एक अलग ही सोच में डाल दिया। काफी देर बाद चर्चा फिर शुरू हुई। क्या ये किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का बनाया हुआ है? ये दिग्गज आपस में बहस करने लगे। उनकी आंखों में चमक थी। एल्डर लुइस ने देखा कि बात हाथ से निकल रही है, तो उन्हें खांसते हुए सबको रोका। मैं आपके सवालों और एक्साइटमेंट को समझता हूँ। ये वाकई बहुत अविश्वसनीय है, इसीलिए आप सबका साथ मिलकर इस पर काम करना जरूरी है। मेरा सिस्टम अभी अर्ली स्टेजेस में है। फिलहाल सबसे जरूरी काम सिस्टम को लोड और अपडेट करना है। अगर बेस मजबूत रहा तो आगे के एप्लीकेशन सही से चलेंगे। साइंटिस्ट ने हाँ में सिर हिलाया। एक एनर्जी एक्सपर्ट ने अपनी बात जोड़ी। इस देश के लिए 100 बिलियन किलोवाट आवर्स बिजली देना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिस्टम अपडेट को प्रायोरिटी देना ही सही फैसला है। ये सुनकर साइंटिस्ट थोड़े शांत हुए। कमांडर मिलर, आप इस काम की जिम्मेदारी संभालिए और चार्जिंग के लिए सही जगह चुनिए। एल्डर लुइस ने कमांडर मिलर की तरफ मुड़कर कहा। तभी एक साइंटिस्ट ने हाथ उठाया। चार्जिंग तो बस पहला कदम है। क्या हम इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं? हमें यह समझना होगा कि इस सिस्टम एनर्जी को कैसे कैप्चर करता है। इसके काम करने का तरीका हमारे लिए बहुत मददगार हो सकता है। बाकी सबने भी इसका समर्थन किया। एल्डर लुइस ने कुछ देर सोचा और कहा, देखते हैं सिस्टम अपडेट के बाद कौन से नए फंक्शन सामने आते हैं। मीटिंग के बाद चार्जिंग के लिए शानदार 6 गॉर्जियस डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट को चुना गया। यहाँ रोजाना 100 से 200 मिलियन किलोवाट आवर्स बिजली पैदा होती है, जो हमारी जरूरत पूरी कर सकती है। मैं एनवॉय लुइस, जनरल मिलर और बाकी अधिकारियों के साथ वहां पहुंचा। वहां के मैनेजर डेविड ली हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं थोड़ा नर्वस था।
डेविड ने बड़े उत्साह से सबका स्वागत किया। स्पेशल एनवॉय, आप सबका 6 गॉर्जियस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में स्वागत है। डेविड की आवाज़ बुलंद थी, लेकिन उनके कांपते हाथ उनकी घबराहट साफ बता रहे थे। एल्डर लुइस मुस्कुराए और बोले, साथी डेविड ली, आपने बहुत मेहनत की है। इस बार हमें आपके प्लांट की मदद चाहिए, पूरा सहयोग कीजिएगा। देश की सेवा करना हमारा फर्ज है, डेविड ने सीना तानकर कहा और सबको कंट्रोल रूम की तरफ ले गए। रास्ते में उन्होंने बताया कि रेनी सीजन में प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करता है और आराम से बिजली की जरूरत पूरी कर सकता है। जल्द ही हम एक हाई सिक्योरिटी इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई एरिया में पहुंचे, जहां स्पेशल केबल्स लगाई गई थी। एल्डर लुइस ने मेरी तरफ देखा और गंभीर हो गए। इयन, क्या इस चार्जिंग मेथड में वाकई कोई खतरा नहीं है? ये कोई मजाक नहीं है, ये एक अल्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन केबल है। सारा चिन ने भी चिंता जताई। इयन, एल्डर लुइस सही कह रहे हैं, सेफ्टी सबसे पहले है। अगर थोड़ा सा भी बुरा लगे तो तुरंत रुक जाना। मैंने मुस्कुराते हुए उनके हाथ थामे और कहा, एल्डर लुइस, सारा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहले भी सीधा लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर चुका हूं। इसकी चिंता छोड़िए, मुझे तो बस सिस्टम अपडेट के बाद होने वाले बदलावों का इंतजार है। एल्डर लुइस और सारा चिन ने हाँ तो कह दिया, पर वो अभी भी डरे हुए थे। जनरल मार्कस ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, उनकी आंखों में भी फिक्र साफ थी। मुझे एक स्पेशल रूम में ले जाया गया जहां चार्जिंग होनी थी। उधर डॉक्टर मिलर और साइंटिस्ट कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। सब तैयार था। टेक्नीशियन ने मार्कस को इशारा किया और इंटरकॉम पर बोला, सब यूनिट्स तैयार हो जाएं। इनिशियल वोल्टेज 5 वोल्ट्स। मैंने उन ठंडी मेटल केबल्स को अपने हाथों में पकड़ा। मुझे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। इंटरकॉम से एल्डर लुइस की आवाज़ आई, इयन, कैसा लग रहा है? सब ठीक है? आउटपुट बढ़ाइए। मैंने शांति से जवाब दिया। वोल्टेज धीरे धीरे 20 वोल्ट्स, फिर 36 और 40 वोल्ट्स तक पहुंचा। इयान, क्या सब ठीक है? मैंने कहा, बिल्कुल। आप लोग इतनी सावधानी क्यों बरत रहे हैं? आउटपुट को सीधा ऊपर ले जाइए, ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी। 40 वोल्ट्स इंसानी शरीर के लिए खतरनाक होता है, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं था। इसके बाद उन्होंने वोल्टेज को तेजी से बढ़ाना शुरू किया। सैकड़ों, फिर हजारों वोल्ट्स। सारा चिन और बाकी लोग बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देख रहे थे। आखिरकार टेक्नीशियन ने कांपती आवाज में बताया, वोल्टेज 1000 किलोवोल्ट तक पहुंच गया है। ये अल्ट्रा हाई वोल्टेज की लिमिट है। स्क्रीन पर मैं एकदम नॉर्मल दिख रहा था, यहां तक कि मैंने कैमरे की तरफ ओके का इशारा भी किया, जैसे मैंने बिजली के तार नहीं बल्कि मामूली रस्सियां पकड़ रखी हों। सबकी जान में जान आई। पावर डिस्ट्रीब्यूशन रूम में माहौल एकदम गर्मा गया। उस पावर कर्व को देखो, एक यंग इंजीनियर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा था, जिसका मतलब था कि सिस्टम बहुत तेजी से एनर्जी सोख रहा है। फिजिसिस्ट ने चश्मा ठीक करते हुए मुझसे बात की। मैंने सिस्टम इंटरफेस चेक किया और बताया कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्प्शन की रफ्तार बहुत तेज थी। इतनी जल्दी 50,000 किलोवाट आवर से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, एक एक्सपर्ट चिल्लाया। मटीरियल साइंस के लियो ने जोश में कहा, 1000 किलोवोल्ट का झटका, ये बायो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी सारी समझ के बाहर है। सिस्टम का होस्ट को प्रोटेक्ट करने का तरीका बहुत पावरफुल है। एक और फिजिसिस्ट बड़बड़ाया, ये सिर्फ एनर्जी कन्वर्जन नहीं है, यहाँ फिजिक्स के वो नियम काम कर रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए इतनी एनर्जी लेना वाकई हैरान करने वाला है। सारा ने बताया कि सिस्टम हर सेकंड 5000 एनर्जी पॉइंट्स सोख रहा है। इसका मतलब 100 मिलियन एनर्जी पॉइंट्स का टारगेट 1 महीने से भी कम में पूरा हो जाएगा। सब खुश थे, लेकिन तभी एक साइंटिस्ट ने अपना सिर हिलाया। ओलिवर, इतना उत्साहित मत हो। थियोरी में सब सही है, पर असलियत में ये इतना आसान नहीं होगा। हमारा सब्जेक्ट हेनरी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। कमिश्नर साफ तौर पे कहता है कि हम हेनरी से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो दिन के 24 घंटे बिना रुके एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहे। ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है और हमारे पर्सन सेंटर्ड होने के इरादे के भी खिलाफ है। उसे आम इंसानों की तरह खाने और आराम करने की जरूरत है। वो थोड़ी देर रुकता है और फिर अपनी बात जारी रखता है कि हूवर डैम जैसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि वो अपनी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इतनी भारी पावर बिना किसी रिजर्व के लंबे समय तक एक ही पॉइंट पर सप्लाई करे। इस डैम का पावर ग्रिड इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और रेजिडेंशियल बिजली के लिए भी जिम्मेदार है। हर किलोवाट आवर का अपना एक ठिकाना तय है। 1000 किलोवोल्ट हाई वोल्टेज मोटर के साथ 5000 एनर्जी पॉइंट्स पर सेकंड की करंट ट्रांसमिशन हमारी आखिरी लिमिट है। ये सिस्टम का एक टेस्ट है और साथ ही हेनरी की एंड्योरेंस का भी, जिसे पूरी सेफ्टी के साथ अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म लिमिट टेस्ट है। लंबे समय तक इस स्थिति को बनाए रखना पावर ग्रिड और इक्विपमेंट पर बहुत भारी दबाव डालता है। ये टेस्ट्स बहुत बड़े स्तर के हैं और इनसे आम बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। जैसे ही कमिश्नर ने ये शब्द कहे, जो लोग अभी कुछ देर पहले तक खुशी मना रहे थे वे अचानक शांत हो गए। अब हर पहलू पर गौर करना जरूरी था। उधर पहले वाला साइंटिस्ट भी अचानक अपनी गलती समझ जाता है और शर्मिंदगी में अपना सिर खुजाते हुए कहता है, देखिए, मैं इतना उत्साहित हो गया था कि इन जरूरी बातों को भूल ही गया। कमिश्नर उसे देखकर थोड़ा सिर हिलाते हैं। दरअसल साइंटिस्ट का एनालिसिस ही उनकी चिंता की असली वजह है। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के हेड लियो की तरफ देखते हैं। लियो, तुम्हारे प्लांट की असली कंडीशन और ग्रिड के लोड को देखते हुए, अगर हम हेनरी को एक स्टेबल और सेफ चार्जिंग एनवायरनमेंट देना चाहें तो तुम कितनी कंटिन्यूअस पावर आउटपुट सजेस्ट करोगे?
लियो ने जाहिर तौर पर इस बारे में पहले ही सोच लिया था। वह आगे बढ़ता है और बड़े सम्मान के साथ जवाब देता है, कमिश्नर, मेरे असेसमेंट के हिसाब से ग्रिड को सुरक्षित रखने और बाकी कामों में रुकावट डाले बिना हम कॉमरेड हेनरी के लिए एक एक्सक्लूसिव सप्लाई लाइन खोल सकते हैं। ये लगभग 2000 वॉट्स की स्टेबल आउटपुट देगी, जो सिस्टम एनर्जी में 2000 पॉइंट्स पर सेकंड के बराबर होगी। इस रफ्तार पे हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट लंबे समय तक सप्लाई दे सकता है और सेफ्टी मार्जिन भी बना रहेगा। 2000 पॉइंट्स पर सेकंड की बात सुनकर कुछ साइंटिस्ट इस रफ्तार के बारे में सोचने लगते हैं। ये लिमिट टेस्ट से तो काफ़ी कम है, लेकिन इसका फ़ायदा यह है कि ये स्टेबल है। अगर दिन में 8 घंटे भी चार्जिंग की जाए तो ये 57.6 मिलियन एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। इस हिसाब से अपग्रेड के लिए लगभग 174 दिन लगेंगे, यानी आधे साल से भी कम समय। यह वक्त काफ़ी है। एक और एनर्जी एक्सपर्ट सहमति में सिर हिलाता है, एक स्टेबल सिस्टम अपग्रेड और कॉमरेड हेनरी की सेहत के लिए आधा साल इंतजार करना पूरी तरह से उचित है। यह हमारे पास सबसे तेज और सबसे सुरक्षित प्लान है। वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट एक एक करके अपनी मंजूरी देते हैं। सुरक्षा और स्थिरता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी बीच मार्कस अचानक कहता है, कमिश्नर, सिस्टम के अपग्रेड और हेनरी की सुरक्षा को देखते हुए अगर चार्जिंग दिन में 8 घंटे होनी है तो हमें ये उसके आराम के वक्त करनी चाहिए, जैसे कि जब वो सो रहा हो। इससे दिन के दौरान उसके आम कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और चार्जिंग की एफिशिएंसी भी बनी रहेगी। शायद हम उसके लिए एक खास बेड डिजाइन कर सकें जो एनर्जी कंडक्ट कर सके। ये सुझाव सुनते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। कमिश्नर मार्कस की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। हमारा टेक्निकल स्टाफ इसे बनाने की काबिलियत रखता है, एक सुरक्षित और आरामदायक चार्जिंग बेड। वो मार्कस की तारीफ करते हुए कहते हैं, कॉमरेड मार्कस, तुम्हारा ये सुझाव बहुत अच्छा है और ये दिखाता है कि हमें कॉमरेड हेनरी की कितनी फिक्र है। तो फिर यही तय रहा, टेक्निकल डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इसका प्लान पेश करना होगा। इसके बाद वह अपनी बात समराइज करते हैं कि अब सबका फैसला यही है कि सिस्टम की चार्जिंग स्टेबिलिटी 2000 एनर्जी पॉइंट्स पर सेकंड रखी जाए। कॉमरेड हेनरी के लिए एक स्पेशल चार्जिंग बेड बनाया जाए और रोजाना चार्जिंग का समय 8 घंटे तय किया जाए ताकि उसे पूरा आराम और खाली वक्त मिल सके। इतना कहने के बाद कमिश्नर की नजरें फिर से मॉनिटरिंग स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वहीं इंटरनल कम्युनिकेशन के जरिए बड़े प्यार से हेनरी की राय मांगते हैं, कॉमरेड सोफी, हमारी चर्चा के बाद उसकी सेहत और सिस्टम के भविष्य को देखते हुए हमने 2000 पॉइंट्स पर सेकंड का एक सस्टेनेबल चार्जिंग प्लान बनाया है। ये हर दिन उसके आराम के दौरान 8 घंटे किया जाएगा। उसकी अपनी मर्जी बहुत जरूरी है। हम जानना चाहते हैं कि हेनरी क्या सोचता है। कमरे के अंदर जब हेनरी ये प्लान सुनता है तो उसे सच में राहत महसूस होती है। भले ही सिस्टम अपग्रेड बहुत ही लुभावना है, लेकिन वो सोचता है, अगर मुझे सच में 24 घंटे तैनात रहना पड़ता तो मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता। 1000 वोल्ट्स के उस हाई वोल्टेज का अनुभव, भले ही मेरे पास सिस्टम है और मुझे चोट नहीं लगेगी, लेकिन दिमागी दबाव तो फिर भी रहता है। कुछ देर सोचने के बाद वो अपना जवाब देता है, मैं इस प्लान के लिए तैयार हूँ। बाहर का नज़ारा देखते हुए उसे सब कुछ साफ नजर आने लगता है। उसे यहाँ के निवासियों और नर्सेस से काफ़ी जानकारी मिल रही थी। कमिश्नर कहते हैं, हमारे पास बहुत से महान साइंटिस्ट्स हैं। तुम जो भी सीखना चाहो कॉमरेड हेनरी, वे तुम्हें सिखाने में बहुत खुश होंगे। अब हम इस लिमिट टेस्ट को यहीं खत्म करते हैं। कृपया तैयार हो जाओ। इधर पावर कंट्रोल रूम में टेक्नीशियंस को निर्देश मिलते हैं और वो बड़ी सावधानी से वोल्टेज और करंट को कम करने लगते हैं। आधे मिनट बाद मेरे हाथों से जुड़े स्पेशल केबल्स की इंडिकेटर लाइट्स बंद हो जाती हैं। मैं केबल्स को छोड़ता हूं और चैन की सांस लेता हूं। मैं अपनी कलाइयां घुमाता हूं। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मुझे कोई शारीरिक तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मैं काफ़ी समय से मानसिक रूप से बहुत फोकस था। अब जब मैं रिलैक्स कर रहा हूं तो मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। मार्कस की आवाज़ तुरंत कम्युनिकेटर से गूंजती है, हेनरी, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं अपने टेम्पल्स को रगड़ते हुए कहता हूं, पहले से बहुत बेहतर, बस थोड़ी भूख लग रही है। कंट्रोल रूम में सब जोर से हंसने लगते हैं। जाहिर है उसने इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एब्जॉर्ब की है, भले ही वो सीधे बायोलॉजिकल एनर्जी में न बदली हो, लेकिन इस खास खपत ने शरीर में एक अलग तरह की जरूरत पैदा कर दी थी। कमिश्नर जेकब तुरंत कमांडर लू से कहते हैं, कमांडर लू, कॉमरेड हेनरी के आराम का इंतजाम कीजिए और उनके लिए एक पौष्टिक और भारी खाना तैयार करवाइए। एनर्जी चार्जिंग बेड का काम भी तेज कर दिया जाए। चैप्टर 17, हाई एंड चिप की कॉपी करना। एनर्जी रिचार्जिंग का एक्सपेरिमेंट अब खत्म हो चुका था। मैं जैसे ही उस खास कमरे से बाहर निकला, मुझे सफ़ेद कोट पहने मिलिट्री डॉक्टर्स की एक टीम ने घेर लिया। फौरन मेरे शरीर पर तरह तरह के मेडिकल डिवाइसेस लगा दिए गए, ईकेजी से लेकर ब्रेन वेव्स और यहाँ तक कि रूटीन ब्लड टेस्ट्स और ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस तक। ये जांच किसी एस्ट्रोनॉट की अंतरिक्ष में जाने से पहले होने वाली जांच जैसी थी। मुझे थोड़ी बेबसी महसूस हुई, लेकिन मैं उनकी सावधानी को समझ सकता था। मैं डॉक्टर्स के निर्देशों का पालन करता रहा और साथ ही मार्कस से मजाक में कहा, ओल्ड मार्कस, जो मुझे नहीं जानता वो तो यही समझेगा कि मैं कोई म्यूटेंट बनने वाला हूँ। मार्कस मुझे डांटते हुए कहता है, बकवास बंद करो, तुम्हारे शरीर के सभी इंडिकेटर्स नॉर्मल रहें, यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जांच के बाद नतीजे आए कि मेरी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा बेहतर। मेरे सभी फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स अपने पीक पर थे। मिलिट्री डॉक्टर्स ये देखकर दंग रह गए। इसके बाद पिछली मीटिंग वाले एक बायोलॉजिस्ट और एकेडमिशियन ये मुझसे मिलने आए। बायोलॉजिस्ट अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, कॉमरेड हेनरी, बुरा मत मानिएगा,
लेकिन हम आपकी सहमति से आपके बालों और खून के कुछ सैंपल्स देना चाहते हैं। हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि इतनी भारी एनर्जी एक्सट्रैक्शन के बाद क्या आपके सेल्स में कोई ऐसे बदलाव हुए हैं जो हमें अभी समझ नहीं आ रहे। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और अपनी बाहें ऊपर करते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको जितना चाहिए ले लीजिए। मैंने हमेशा उन वैज्ञानिकों का सम्मान किया है जो देश के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। एक दिन बाद जब मुझे थ्री गॉर्जेस डैम के एक नए स्वीट में ले जाया गया तो मैं वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। ये कोई मामूली चार्जिंग पॉइंट नहीं था, बल्कि एक आलीशान प्रेसिडेंशियल स्वीट था। कमरे के बीचों बीच एक बहुत ही हाईटेक बेड रखा था जो दिखने में काफी आरामदायक था। उसका मटेरियल बहुत ही खास और छूने में नरम था। बेड के फ्रेम में कुछ बारीक तारें बहुत ही सफाई से छिपाई गई थीं। मार्कस मुस्कुराते हुए बताता है, नहीं, ये बेड खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। अब तुम हर रात इस पर आराम करोगे और ये अपने आप चार्ज होता रहेगा। मैं बेड को छूकर उस पर लेट जाता हूँ। उसका गद्दे न बहुत सख्त थे न बहुत नरम, बिल्कुल सही। मैं दिल से तारीफ करता हूँ कि इस देश की एफिशिएंसी का कोई जवाब नहीं। जनरल लू शिहान कहते हैं कि कमरे की हर चीज को तुम्हारी सुरक्षा और प्राइवेसी के हिसाब से तैयार किया गया है। ली डोंगाई भी वहां मौजूद थे। वह कहते हैं, कॉमरेड हेनरी, अगले 3 दिनों तक तुम यहीं रहोगे और बिना रुके रिचार्ज करोगे। अगले 3 दिन मैंने उस लग्जरी सूट में एक अमीर आदमी की तरह गुजारे। दिन में किताबें पढ़ता, वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई जानकारी हासिल करता और रात को उस आरामदायक बेड पर सोता। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए और जब मैं अपना सिस्टम इंटरफेस चेक किया तो एनर्जी रिजर्व के आंकड़े बदल चुके थे। एनर्जी रिजर्व 172.8 मिलियन पॉइंट्स। भले ही मुझे अंदाजा था, लेकिन ये नंबर देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सिर्फ 3 दिनों का नतीजा था। इस रफ्तार से 10 बिलियन पॉइंट्स का लक्ष्य बहुत करीब लग रहा था। अगली सुबह मार्कस एक गंभीर चेहरे के साथ कमरे में आता है। हेनरी, तैयार हो जाओ। कमिश्नर जेकब और कुछ बड़े एकेडमिक्स तुमसे मिलना चाहते हैं। एक बहुत ज़रूरी काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। मार्कस और ब्रिगेडियर जनरल लू शिहान मुझे एक बहुत ही सुरक्षित लेबोरेटरी में ले जाते हैं। वहाँ कमिश्नर जेकब, एकेडमिशियन शनबोएन और कई दिग्गज एक्सपर्ट इंतजार कर रहे थे। लैब के बीचों बीच एक काली चीज रखी थी जो एक नाखून के बराबर थी। एकेडमिशियन शनबोएन मुझे पास बुलाते हैं। मेरी नज़र उस काली चीज पर पड़ती है जो एक चिप जैसी लग रही थी, लेकिन उसके सर्किट पैटर्न्स बहुत ही पेचीदा थे। एकेडमिशियन ये बड़े भारी मन से समझाते हैं, ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड 4 नैनोमीटर फोटोलिथोग्राफी चिप सैंपल है। हमने इसे बहुत ही मुश्किल से हासिल किया है, लेकिन इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग और रेप्लिकेशन नामुमकिन जैसा है। हम इसे खराब करने का जोखिम नहीं ले सकते। हमारे देश की चिप इंडस्ट्री हमेशा दूसरों के इशारों पर रही है और ये बात हमें चुभती है। कमिश्नर जेकब गहरी नजरों से देखते हुए कहते हैं, हेनरी, हम चाहते हैं कि तुम कोशिश करो, देखो कि क्या तुम्हारा सिस्टम इस चिप को कॉपी कर सकता है। ये सुनते ही लैब में सन्नाटा छा गया। सबकी उम्मीदें मुझ पर टिकी थीं। अगर इंसान की बनाई इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी को कॉपी किया जा सका तो ये विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। मैंने वैज्ञानिकों की आंखों में मौजूद उम्मीद को देखा और बिना हिचकिचाए कहा, मैं कोशिश करूंगा। मैंने स्पेशल ग्लव्स पहने और अपना दाहिना हाथ उस ठंडी नैनोचिप की तरफ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया। टारगेट ऑब्जेक्ट 4 नैनोमीटर फोटोलिथोग्राफी चिप। कॉपिंग के लिए 5000 एनर्जी पॉइंट्स की जरूरत है। क्या आप कॉपी करना चाहते हैं? 5000 पॉइंट्स! मेरे पास मौजूद 100 मिलियन से ज्यादा एनर्जी रिजर्व के सामने यह तो समंदर में एक बूंद जैसा था। क्या इसे कॉपी किया जा सकता है? मैंने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। फिर मैंने मन ही मन सोचा, कॉपी। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे हाथ में ठीक वैसी ही एक और ब्लैक चिप आ गई। दिखने से लेकर उसकी कोटिंग तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। दोनों चिप्स एक दूसरे के बगल में रखी थी और आंखों से देखकर उनमें फर्क करना नामुमकिन था। क्या ये सच में हो गया? हाँ, काम पूरा हो चुका है। एक युवा रिसर्चर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। एकेडमिशियन चिन और एकेडमिशियन ली लगभग एक साथ आगे लपके और हाई मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग ग्लासेस उठा लिए। वे नई चिप को बार बार ओरिजिनल चिप से कंपेयर करने लगे। पैटर्न्स बिल्कुल एक जैसे थे। उसकी सीलिंग, उसके एज कट्स, सब कुछ हूबहू वही था। कोटिंग एकदम फ्लॉलेस थी। दोनों दिग्गज वैज्ञानिकों की आवाज खुशी के मारे कांप रही थी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और वहां सिर्फ बेमिसाल जीत की खुशी थी। कमिश्नर जैकब भी तेजी से आगे बढ़े। भले ही वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं थे, पर एकेडमिशियंस के चेहरे की खुशी ने उन्हें जवाब दे दिया था। उत्साह के मारे उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। जल्दी करो, इसका टॉप लेवल टेस्ट रन करो। एकेडमिशियन चांद ने फौरन तैयार किया गया टेस्ट प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया। नई चिप को बड़े ध्यान से इंस्टॉल किया गया। लैब में मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थीं। हमारी आंखें टेस्टिंग प्लेटफॉर्म की डिस्प्ले स्क्रीन पर टिकी थीं। कुछ मिनटों बाद लीड टेक्नीशियन ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आवाज़ एक्साइटमेंट से भर गई थी। रिपोर्ट, चिप परफॉर्मेंस टेस्ट पास हो गया है। सभी पैरामीटर्स ओरिजिनल सैंपल के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। असल में हाई लोड ऑपरेशंस में इसकी स्टेबिलिटी ओरिजिनल से भी थोड़ी बेहतर है। पूरी लैब अचानक तालियों और खुशी के शोर से गूंज उठी। चैप्टर 18, अस्टॉनिशिंगली लो कॉस्ट। हेनरी,
इस कॉपी ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? सवाल सुनते ही सारे वैज्ञानिकों का ध्यान मेरी तरफ मुड़ गया। वे जानते थे कि इस एबिलिटी का भविष्य एनर्जी कंजम्पशन पर टिका है। मुझे सिस्टम मैसेज याद आया। इस चिप को कॉपी करने में 5000 एनर्जी पॉइंट्स खर्च हुए थे। 5000 पॉइंट्स, एकेडेशियन चिन ने दोहराया। फिर कुछ समझते हुए उन्होंने पूछा, क्या ये एनर्जी पॉइंट्स वही हैं जो चार्जिंग के वक्त इस्तेमाल होते हैं? मैंने जवाब दिया, क्या ये वही रेशियो है, 1 किलोवाट आवर बिजली पर एक एनर्जी पॉइंट, जैसा हम पहले चार्ज कर रहे थे? मैं सिर हिलाया। हाँ, ओल्ड चियन, सिस्टम तो यही दिखाता है। 5000 एनर्जी पॉइंट्स का मतलब था 5000 किलोवाट आवर्स बिजली। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज एक्सपर्ट ने फौरन हिसाब लगाया। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। 5000 यूनिट्स बिजली। यहाँ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी का औसत दाम 0.5 युआन प्रति यूनिट है। यानी इस हाई एंड चिप को रेप्लिकेट करने की एनर्जी कॉस्ट सिर्फ 2500 युआन है। 2500 युआन। एकेडमिशियन ली की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके हाथ से मैग्नीफाइंग ग्लास गिरते गिरते बचा। वो सेमीकंडक्टर एक्सपर्ट मार्कस की तरफ मुड़े। इस नैनोमीटर चिप की मार्केट प्राइस क्या है? मुझे याद है, ये बहुत महंगी थी, है ना? मार्कस ने अपना चश्मा ठीक किया। उसकी आवाज़ में एक अनकहा सा जोश था। ये सिर्फ महंगी नहीं है सर, हम इस चिप पर भारी पाबंदी झेल रहे हैं। आप इसे खरीद ही नहीं सकते, इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में भी नहीं। इसकी शुरुआती कीमत $3000 से $4000 के बीच है और फिर भी सप्लाई नहीं मिलती। हिसाब लगाया जाए तो ये कम से कम 1,80,000 से 2,40,000 युआन बैठता है। और ये तो सिर्फ एक चिप की कीमत है। चारों तरफ हैरानी की लहर दौड़ गई। 2500 युआन बनाम 2 लाख युआन, ये 100 गुना का फर्क था। और सबसे बड़ी बात, ये वो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इस टेक्नोलॉजी ने हमारा दम घूंट रखा था, लेकिन अब ये सब मेरी महज एक सोच का नतीजा है। नेशनल ग्रिड से थोड़ी सी बिजली लेने के अलावा इसका खर्च कुछ भी नहीं है। हम इन्हें 1% से भी कम लागत में लगातार बना सकते हैं। इसे पैसों में नहीं तोला जा सकता। एक युवा रिसर्चर ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये एक स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू है। हम इसे खुद बना सकते हैं, जितनी चाहे उतनी। एक और वैज्ञानिक ने बात आगे बढ़ाई। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि अब हमें उनके सामने झुकने की या पाबंदियों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे हाई एंड इक्विपमेंट में अब हमारी ही रेप्लिकेट की हुई हाई एंड चिप्स लगेंगी। कमिश्नर जेकब सबकी बातें सुन रहे थे। वैज्ञानिकों की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर उनका दिल भी जोश से भर गया। उन्होंने जोर से ताली बजाई। उनकी आवाज में फैसला और ताकत थी। बेहतरीन। तो फिर हेनरी, चलिए फौरन पहला बैच तैयार करते हैं। वो कमरे के बीच में मुड़े। तुम्हें क्या लगता है, पहले बैच में कितनी चिप्स कॉपी करना सही रहेगा? वैज्ञानिकों ने उत्साह में जवाब दिया, अगर मुमकिन हो तो हम 10,000 चिप्स चाहते हैं। इससे हम न सिर्फ इन्हें गहराई से समझ पाएंगे, बल्कि अपने ज़रूरी हाई एंड इक्विपमेंट का एक बैच भी तैयार कर सकेंगे। एकेडमिशियन ली ने भी हामी भरी। बिल्कुल, 10,000। इन 10,000 चिप्स की मदद से हम अपने कई बड़े ठप पड़े प्रोजेक्ट्स को फिर से पटरी पर ला पाएंगे। 10,000 चिप्स, हर चिप के लिए 5,000 एनर्जी पॉइंट्स, यानी कुल 50 मिलियन एनर्जी पॉइंट्स। ओल्ड जेकब ने मेरी तरफ सवालिया नजर से देखा। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वैज्ञानिकों, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 ही ना, मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं प्रोटोटाइप चिप की तरफ बढ़ा और फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे हल्के से छुआ। इस बार मैंने उन्हें एक एक करके कॉपी नहीं किया। अपने दिमाग में ऑर्डर देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सिस्टम में एक ज़्यादा एफिशिएंट बैच प्रोसेसिंग मोड भी है। मुझे बस ओरिजिनल चिप को छूकर अपनी इच्छा को बनाए रखना था। लैब में मौजूद हर कोई अपनी सांसें रोके देख रहा था। वहां कोई जमीन हिला देने वाला शोर या तेज रोशनी नहीं थी। मैं बस खामोशी से खड़ा था। लेकिन तभी उस डस्ट फ्री प्लेटफॉर्म के बगल में बारिश के बाद उगने वाली कोपलों की तरह एक के बाद एक ब्लैक चिप्स नजर आने लगी। उनका ढेर तेजी से बढ़ने लगा। शुरू में तो सब उन्हें गिन पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी रफ्तार बढ़ी, गिनती करना नामुमकिन हो गया। इधर कमांडर का चेहरा आखिरकार एक मुस्कान के साथ खिल उठा। उन्होंने सिर हिलाया और उनकी नज़रों में मेरे लिए एक खास तरह की इज्जत थी। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट्स कॉपी करने का सिस्टम न सिर्फ बेहतरीन काम करता है, बल्कि इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी किसी भी बाहरी खतरे से सुरक्षित है। ये वाकई काबिल तारीफ है। मैंने भी राहत की सांस ली। मुझे लगा कि यह सिस्टम मेरी सोच से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और भरोसेमंद है। खतरा टल चुका था। लैब का माहौल फिर से जोश से भर गया। हालांकि अब वहां एक गहरी संजीदगी और सावधानी भी थी। इसी बीच जेकब कुछ देर शांत रहे और फिर मुझसे बोले, साथी, इस चिप को कॉपी करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन जैसा कि पिछली घटना ने हमें चेताया है, हमारा आगे का काम और भी बारीकी और सावधानी से होना चाहिए। हमारा प्लान है कि अगले बैच में हमें 1 लाख चिप्स की जरूरत होगी, ताकि हमारे तमाम रिसर्च प्रोजेक्ट्स और जरूरी उपकरणों की जरूरत पूरी हो सके। 1 लाख चिप्स का नाम सुनकर वैज्ञानिकों में फिर से उत्साह की लहर दौड़ गई। जेकब आगे बोले, इन 1 लाख चिप्स को कॉपी करने में लगभग 500 मिलियन एनर्जी पॉइंट्स खर्च होंगे। रोजाना 8 घंटे और 2000 पॉइंट्स पर सेकंड की चार्जिंग रेट के हिसाब से तुम्हें एनर्जी रिजर्व करने में करीब 10 दिन लगेंगे। इस दौरान हम तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैंने अपने सिस्टम इंटरफेस को चेक किया। 10,000 चिप्स बनाने के बाद भी मेरे पास 120 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स बचे थे।
पर 1 लाख चिप्स के लिए मुझे भारी रिचार्ज की ज़रूरत थी। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहिए, ऑर्गेनाइजेशन पूरा सहयोग करेगी। जेकब की आंखों में तसल्ली की चमक थी। इन 10 दिनों में तुम यहाँ लुसिया बेस पर शांति से रिचार्ज और रिकवरी कर सकते हो। 10 दिन बाद हम बड़े पैमाने पर कॉपिंग शुरू करेंगे। चिप वाली घटना का असर अभी भी हाई कमांड और वैज्ञानिक हलकों में महसूस किया जा रहा था, लेकिन मेरे लिए जिंदगी कुछ वक्त के लिए सामान्य हो गई थी। लुचिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन का वो स्पेशल स्वीट अगले 10 दिनों के लिए मेरा एक्सक्लूसिव चार्जिंग बेंच बन गया। दूसरी तरफ इस दौरान जब भी मैं बोर होता, मैं साइंटिफिक नॉलेज हासिल करने की कोशिश करता। ये जानकर सरकार ने खास तौर पर मेरे लिए 2 प्रोफेशनल्स का इंतजाम किया जो लगभग मेरी ही उम्र की थीं। वे दोनों ही दिखने में बेहद खूबसूरत और प्रोफेशनल थीं। वे मुझे पढ़ाने आती थीं और काफ़ी टैलेंटेड थीं। मुझे पता था कि काम मुश्किल है, पर वे टीचर्स मुझे एक नया इंसान बनाने की पूरी कोशिश कर रही थीं। ये मेरे लिए एक अनोखा अनुभव था। मैं अक्सर अपना सिर खुजलाते हुए वही पुराना चेहरा बनाता और सोचता, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ। जब भी ऐसा होता, वे दोनों सुंदरियां चिढ़ती नहीं थीं, बल्कि वे और भी सब्र के साथ मुझे समझाती और आसान मिसालें देती। उन्होंने रोजमर्रा के उदाहरणों से मुझे क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी चीजें समझाई। मान लीजिए हमारे पास 2 पासे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे चाहे कितनी भी दूर हों, अगर आप एक पर 6 लाएंगे तो आपको दूसरे को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वहां भी 6 ही होगा। जाहिर है, ये बस एक मामूली मिसाल थी। असलियत बहुत ज्यादा पेचीदा है। मैं सब कुछ ऐसे सुनता जैसे मुझे सब समझ आ रहा हो। मैं जानता था कि मेरा आईक्यू शायद इन चीज़ों को कभी पूरी तरह न समझ पाए, पर जानकारी होना हमेशा अच्छा होता है। कम से कम भविष्य में जब वे मुझसे हाईटेक गियर रेप्लिकेट करवाएंगे तो मैं अंधेरे में नहीं रहूंगा। मुझे पता होगा कि वो मशीन किस काम आती है। लेकिन सच कहूं तो मैं उसका असली मतलब नहीं पकड़ पा रहा था। तभी मेरा पढ़ाई का वक्त खत्म हुआ और मैंने उन दोनों विद्वानों को विदा किया। आर्थर हाथ में चाय का कप लिए मुस्कुराते हुए अंदर आए। उन्होंने मजाक में कहा, तो हमारे बड़े प्रोजेक्ट के सामने अब कौन सी मुश्किल आ गई। मैंने ई बुक नीचे रखी और अपने सिर को सहलाते हुए फीकी मुस्कान दी। अरे आर्थर, तुम हो। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। मैं ये सब नहीं सीख सकता। मैं तो बस एक रेप्लिकेशन टूल बनने के लायक हूँ। आर्थर ने चाय का कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, ऐसा मत सोचो। सीखना कोई एक रात का काम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने खुद ये सब समझने की पहल की। और तुम कोई टूल नहीं हो, तुम हमारे देश का इकलौता और बेहद कीमती खजाना हो। मैंने चाय का एक घूंट भरा। उसकी गर्माहट मेरे गले से होते हुए दिल तक पहुंच गई। मुझे पता था आर्थर मेरा हौसला बढ़ा रहे थे। खुद को इतना अहम महसूस करना मुझे थोड़ा हैरान कर रहा था। आर्थर ने बात जारी रखी, और सुनो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो भी तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। ये सब तुम्हारी मर्जी पर है। मैंने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत कुछ सीख सकता हूँ। आर्थर से बाकी चीज़ों पर चर्चा करने के बाद वो दोपहर में चला जाता है। इयान अब पहले से काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहा है। उसके स्वीट में एक प्राइवेट जिम एरिया है जहां वो खुद को फिट रखने के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज करता है। कभी कभी वो इंटरनल नेटवर्क के जरिए देश दुनिया और इंटरनेशनल इवेंट्स की खबरें भी देखता है। इसके अलावा उसे बड़ी प्रोजेक्शन स्क्रीन पर पुरानी मूवीज देखना भी काफ़ी पसंद आने लगा है। इन मूवीज और सीरीज की वजह से उसकी भाग दौड़ कम हो गई है, लेकिन कमरे में एक अजीब सा रहस्यमय माहौल छाया रहता है। गर्मी का मौसम करीब है और इयन ने एक नया मास्टरपीस पढ़ना शुरू किया है। ये एक फिक्शन पीस है, क्योंकि इसे पढ़ने से वो किताबों और स्पिरिचुअल म्यूजिक के और करीब आ जाता है। उधर जो अपना हाथ हिलाकर उसे बैठने का इशारा करता है और कहता है, इतने रिजर्व्ड मत रहो इयन, बैठो। मैं यहाँ लॉरेंस की तरफ से आया हूँ, पहला तुम्हें देखने और दूसरा भविष्य के लिए तुम्हारे आइडियाज जानने, खासकर तुम्हारे पर्सनल डेवलपमेंट और सिस्टम के एप्लीकेशन को लेकर। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत होती है। जॉन उस पर जरा भी दबाव नहीं डालता, बल्कि उसे बड़े ध्यान से सुनता और गाइड करता है। डेज़ी वो उसे बताता है कि हायर अप्स की उम्मीदें उससे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उसे कभी महज एक टूल की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। उसकी अपनी इच्छा और उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। जॉन गहराई से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ये सिस्टम तुम्हारी एक यूनिक एबिलिटी है। हमें साथ मिलकर ये रास्ता खोजना होगा कि ये देश और लोगों के काम कैसे आ सकता है। हम तुम्हें कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझोगे कि इस ताकत के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इयन बड़ी संजीदगी से सिर हिलाते हुए कहता है, मैं समझता हूं। जब तक देश को मेरी ज़रूरत है और जब तक मैं ये कर सकता हूं, ये मेरी ड्यूटी है। इस बातचीत के बाद ईएम की सोच और भी मैच्योर हो जाती है। वो सक्रिय रूप से सोचने लगता है कि कैसे सिस्टम की कैपेबिलिटीज का फायदा उठाकर देश के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। वो जॉन से कहता है, मुझे लगता है दिन में 8 घंटे की चार्जिंग थोड़ी कम है। क्या हम इसे 10 घंटे कर सकते हैं, ताकि सिस्टम जल्दी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सके और शायद हमें और भी पावरफुल फंक्शंस मिले। ईएन की बात सुनकर जॉन गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि देश उसका शुक्रगुजार है। जॉन काफी गंभीरता से बात कर रहा है, जिसे देखकर ईएन सोचता है कि उसने आखिर ऐसा क्या महान काम कर दिया है। जॉन ने देश के लिए जो किया है उसके सामने वो खुद को कुछ भी नहीं मानता। ईएन विनम्रता से कहता है कि वो अपनी तुलना जॉन से नहीं कर सकता। अगले 10 दिन कभी शांति तो कभी हलचल में गुजरते हैं। उसी सुबह आर्थर उसके पास आता है और सीधा काम की बात करता है, यान क्या तुम तैयार हो? कमिश्नर रॉस और कई एकेडमिक्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ईएन अपना सिर हिलाता है और सिस्टम इंटरफेस खोलता है।
एनर्जी रिजर्व के कॉलम में दिख रहा नंबर वाकई हैरान कर देने वाला है, पूरे 86,000 पॉइंट्स। ये उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा है। वो एक बार फिर उसी हेविली गार्डेड लैब में पहुंचता है। लॉरेंस, एकेडमिक बोएन, एकेडमिक ली और बाकी प्रोजेक्ट लीडर्स पहले से ही वहां मौजूद हैं। सबकी आंखों में एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। लॉरेंस मुस्कुराते हुए पूछता है, कॉमराडियन, कैसा रहा आराम? इयन जवाब देता है, बहुत बढ़िया। वो सबकी तरफ देखता है और इस पल की अहमियत को बखूबी समझता है। लॉरेंस कहता है, ठीक है, तो वक्त बर्बाद नहीं करते, बोएन शुरू करें। बोएन अपना सिर हिलाता है और टेक्निकल स्टाफ एक 4 नैनोमीटर चिप कंपोनेंट को ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं। बोएन बताता है, इयन, इस बार का टारगेट 1 लाख पीसेस का है। पिछले टेस्ट के हिसाब से इसमें करीब 50,000 एनर्जी पॉइंट्स खर्च होंगे। इयन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, फिक्र मत कीजिए लॉरेंस, मेरे पास 86,000 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, इस बैच के लिए काफ़ी हैं। इयन कंसोल की तरफ बढ़ता है, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाता है और धीरे से चिप को छूता है। वो अपने मन में कमांड देता है, बैच रेप्लिकेशन शुरू करो। लैब का माहौल एकदम गंभीर हो जाता है, लेकिन उसमें एक दबी हुई एक्साइटमेंट भी है। सब जानते हैं कि अगर ये 1 लाख चिप्स कामयाबी से तैयार हो गई तो देश की कटिंग एज टेक्नोलॉजी में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इयान देखता है कि सिस्टम इंटरफेस पर एनर्जी रिजर्व के नंबर्स गिरने शुरू हो गए हैं। उसके पास बने एक विशाल डस्ट फ्री एरिया में एक जैसी चिप्स अपने आप हवा में प्रकट होने लगती हैं और उनका ढेर लगने लगता है। करीब 1 घंटे बाद जब आखिरी चिप तैयार होती है, तब इयान राहत की सांस लेता है। वो सिस्टम इंटरफेस चेक करता है, अब 36,400 पॉइंट्स बचे हैं। वो कहता है, जेंटलमैन कृपया कंफर्म करें, 1 लाख चिप्स की रेप्लिकेशन पूरी हो चुकी है। पहले तो लैब में गहरा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठती है। वैज्ञानिक अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और नम आंखों के साथ चिप्स के ढेर की तरफ दौड़ते हैं। लॉरेंस ईएन के कंधे पर हाथ रखता है और उसकी आंखों में गर्व साफ दिखता है। शाबाश ईएन, अब अगला कदम है स्टार शेप्ड एलॉय। इन हाई एंड चिप्स की कामयाबी ने पूरे देश के साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम में जोश भर दिया है। अब बारी पैकेजिंग और टेस्टिंग की है। इयान को फिर से कुछ वक्त का आराम मिलता है, लेकिन इस बार वो खाली नहीं बैठता। वो खुद एकेडमिक बोएन और एकेडमिक ली के पास जाता है। वो इन चिप्स के इस्तेमाल और देश के सामने आने वाली बाकी चुनौतियों के बारे में गहराई से जानना चाहता है। एकेडमिक बोएन के ऑफिस में वो खुद इयन के लिए चाय बनाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारे अंदर ये जज्बा देखकर वाकई खुशी हुई। चिप की समस्या तो हल हो गई है, लेकिन अभी भी कई रुकावटें हैं, जैसे कि एरोस्पेस के क्षेत्र में हाई परफॉर्मेंस अलॉयज की भारी कमी है। एकेडमिक ली बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए हम नई जनरेशन के ड्रैगन सीरीज फाइटर जेट्स बनाए हैं। इनके ढांचे के लिए हमें ऐसे मटेरियल्स चाहिए जो हल्के हों, मजबूत हों और सुपरसोनिक फ्लाइट के दौरान घर्षण से पैदा होने वाली गर्मी को सह सके। हमारे पास एक नया अलॉय तो है जिसके नतीजे इंटरनेशनल लेवल से भी बेहतर हैं, लेकिन एक समस्या है। ली के चेहरे पर बेबसी साफ दिखती है। इस नए अलॉय को बनाने का प्रोसेस बहुत ही पेचीदा है। इसे ढालने और तैयार करने में जरा सी भी चूक हुई तो पूरा माल खराब हो जाता है। इसकी कीमत आसमान छू रही है और प्रोडक्शन इतना कम है कि हम इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इयन दिलचस्पी दिखाते हुए पूछता है, इस अलॉय की खासियत क्या है और इसकी कीमत और प्रोडक्शन कितनी है? बोएन स्क्रीन पर डेटा दिखाते हुए कहते हैं, इयन, इसे देखो, हम इसे टाइटेनियम एक्स कहते हैं। इसमें कई रेयर मेटल एलिमेंट्स और अल्ट्रा हाई वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह आम स्टील से 30% हल्का है, लेकिन 3 गुना ज्यादा मजबूत है। यह 2000 सी तक की गर्मी सह सकता है और कुछ देर के लिए तो 2500 सी भी बर्दाश्त कर लेता है। ये नए फाइटर इंजन्स और हाइपरसोनिक व्हीकल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इयान इन पैरामीटर्स को देखकर दंग रह जाता है। ये तो वाकई कमाल की चीज़ है। कीमत के बारे में ली बताते हैं, फिलहाल इसकी लागत 3 लाख रॉयल कॉइन्स पर किलोग्राम से भी ज़्यादा है। इसमें रिसर्च का खर्च शामिल नहीं है, सिर्फ माल तैयार करने की कीमत है। और हम साल भर में मुश्किल से कुछ 100 किलो ही बना पाते हैं, जो एक फाइटर जेट के कुछ हिस्सों के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। इयान सोचता है कि ये तो सोने जैसा कीमती है। वो पूछता है, क्या आप इसे मास प्रोड्यूस करना चाहते हैं? लेकिन क्या इसे बैच कॉपी किया जा सकता है? ये सिस्टम की एनर्जी कंजम्पशन पर डिपेंड करेगा। ली उत्साह में अपनी जान थपथपाते हुए कहते हैं, अगर हम इसे कम कीमत पर बड़े पैमाने पर बना पाए तो हमारे स्काई ड्रैगन जेट्स आसमान पर राज करेंगे। हमारे 10,000 टन डिस्ट्रॉयर्स बिना किसी मटेरियल की कमी के तैयार हो सकेंगे। ये एक क्रांति होगी। इयन बिना देर किए इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। जल्द ही एक मुट्ठी के बराबर टाइटेनियम एक्स अलॉय का टुकड़ा लाया जाता है। इयन उस ठंडी धातु को अपने हाथ से छूता है। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है, टारगेट ऑब्जेक्ट टाइटेनियम एक्स अलॉय, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कॉपिंग 1000 यूनिट्स, कंजम्पशन रेट 1000 यूनिट्स पर आवर। इयन अंदर से हिल जाता है, लेकिन अपना चेहरा शांत रखता है। वो हाथ हटाता है और उन्हें बताता है, आधा किलो अलॉय को कॉपी करने के लिए 1000 एनर्जी यूनिट्स की जरूरत होगी। बोएन फौरन हिसाब लगाने लगते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से 1000 यूनिट्स की कीमत सिर्फ 500 रॉयल कॉइन्स बैठती है। जहां लैब में इसे बनाने में लाखों खर्च हो रहे थे, यहां सिर्फ 500 कॉइन्स में काम हो रहा था। यह अंतर डराने वाला था। ली कांपते हुए बोएन का हाथ पकड़ते हैं। बोएन, मैंने सही सुना ना?
क्या वाकई 1000 यूनिट्स? बोएन भी यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो अपना सिर हिलाते हैं। हाँ, यही नंबर है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। ये बात सिर्फ उनकी समझ से बाहर नहीं थी, बल्कि यह उनके पूरे वर्ल्ड व्यू को चुनौती दे रही थी। एक सुपर अलॉय जिसकी कीमत बाजार में मिलने वाले आम स्टील से भी कम हो जाए, ये नामुमकिन सा लग रहा था। अचानक लीजोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। आधा किलो अलॉय सिर्फ 500 कॉइन्स में। बहुत अच्छे। अब जब तक हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास जितना चाहे उतना मटेरियल होगा। बोन भी जोश में इधर उधर टहलते हुए खुद से बड़बड़ाते हैं, अकल्पनीय, ये तो अविश्वसनीय है। मटेरियल साइंस की दुनिया में एक ऐसी क्रांति आने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एल्डर लॉरेंस भी उस आंकड़े को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो जल्द ही खुद को संभाल लेते हैं। वो ईथन को अपने पास बुलाते हैं। ईथन पहले एक छोटा बैच तैयार करता है, करीब 50 किलोग्राम का। इसके बाद वो एकेडमी ऑफ साइंसेज को हुक्म देते हैं कि पूरे सब्र के साथ इसकी तुरंत जांच की जाए। हमें यह पक्का करना होगा कि ये रेप्लिकास बिल्कुल ओरिजिनल सैंपल्स के पैरामीटर्स से मेल खाते हों। इधर ईथन अपनी 22nd रेप्लिकेशन की तैयारी करता है, पूरे 100 टन्स। इस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के दौरान वो दोबारा उस एलॉय सैंपल को छूता है और मन ही मन बुदबुदाता है। देखते ही देखते वहां अचानक 50 किलोग्राम का एक नेबुला अलॉय ब्लॉक प्रकट हो जाता है। लैब के फर्श पर रखी उस धातु की चमक बिल्कुल ओरिजिनल सैंपल जैसी है। इसमें 1,00,000 एनर्जी पॉइंट्स खर्च होते हैं। ईथन अपने एनर्जी रिजर्व्स चेक करता है। अभी भी उसके पास 31 मिलियन से ज्यादा पॉइंट्स बचे हैं। वो आदेश देता है, इसे जल्दी टेस्टिंग सेंटर भेजो। एकेडमिक बोएन और उनकी टीम तुरंत उसे पैक करके मटेरियल्स टेस्टिंग लेबोरेटरी की तरफ भागते हैं। एकेडमिक बोएन और बाकी लोगों के लिए वो इंतजार किसी टॉर्चर से कम नहीं था। वे लैब में खड़े होकर स्क्रीन्स पर लगातार बदलते आंकड़ों को देख रहे थे। टेंसाइल टेस्ट्स, इम्पैक्ट टेस्ट्स, हाई टेम्परेचर डिफॉर्मेशन टेस्ट्स और फटीग टेस्ट्स का सिलसिला शुरू होता है। क्रिस्टल फेस और कंपोजिशन का बारीकी से एनालिसिस किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया पूरी सावधानी से तब तक चलती है जब तक फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती। जब रिपोर्ट एकेडमिक बोन के हाथ में आती है तो उनके तने हुए चेहरे पर सुकून आ जाता है। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है, जैसे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो रिपोर्ट लेकर तेज से ईथन की तरफ बढ़ते हैं, जो पास ही इंतजार कर रहा था। उनकी आवाज़ खुशी से थोड़ी कांप रही है। ईथन, हर एक टेस्ट पास हो गया है। इस कॉपीड नेबुला एलॉय की डेंसिटी, स्ट्रेंथ और टफनेस बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस और करोजन रेजिस्टेंस बेमिसाल है। फटीग रेजिस्टेंस और बाकी की इंडिकेटर्स भी ओरिजिनल से पूरी तरह मेल खाते हैं। यह हमारे लैब के ओरिजिनल रिजल्ट्स जैसा ही है, बल्कि कुछ बैचेस में तो इसका क्रिस्टलाइन माइक्रोस्ट्रक्चर हमारे मैनुअल प्रोडक्शन से भी बेहतर निकला है। इसके बाद बोएन ईथन की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो कहते हैं, तो फिर अब हम और किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? ईथन, देश की खातिर मैं औपचारिक रूप से तुम्हें ये काम सौंपता हूँ। हमारे सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए 100 टन्स नेबुला अलॉय रेप्लिकेट करो। क्या तुम ये कर पाओगे? 100 टन्स का नाम सुनते ही वहां मौजूद सारे एकेडमिक्स और एक्सपर्ट्स की सांसें थम जाती हैं। 100 टन्स का मतलब है 2 लाख किलोग्राम। अगर लैब की पुरानी रफ्तार से चलें तो इसे बनाने में सैकड़ों साल लग जाते। अब सारी उम्मीदें ईथन पर टिकी हैं। इंटरनेशनल लीग और पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली है। ये घटना सब कुछ बदल कर रख देगी। ये प्रोग्राम 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा था और भारी मात्रा में खर्च होने वाले एनर्जी रिजर्व्स की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन तैयारी की गई थी। यह हमारी टैक्टिकल सपोर्ट और नेशनल डिफेंस के लिए सबसे बड़ी खबर साबित होने वाली थी। ईथन खुद इस पूरी व्यवस्था की निगरानी करता है। इस 100 टन सुपर अलॉय को रखने के लिए एक बहुत बड़ा स्पेशली मॉडिफाइड डस्ट फ्री वेयर हाउस तैयार किया गया है। ईथन गोदाम के बीच में खड़ा होता है, जहां टेम्पलेट के तौर पर अलॉय सैंपल एक स्पेशल स्टैंड पर लगा है। वो तेजी से उसके पास पहुंचता है। वो अपना हाथ धीरे से उस सैंपल पर रखता है और रेप्लिकेशन शुरू करता है। जैसे ही वो ऑर्डर देता है, सिस्टम इंटरफेस पर एनर्जी रिजर्व के नंबर्स तेजी से गिरने लगते हैं। देखते ही देखते उस खाली जगह में एक के बाद एक अलॉय इंगॉट्स प्रकट होने लगते हैं। वहां कोई धमाका या तेज रोशनी नहीं होती, बस धातुओं के आपस में टकराने की हल्की आवाजें गूंजती हैं, जैसे जैसे वे एक के ऊपर एक जमा होते जा रहे हैं। वहां मौजूद एल्डर लॉरेंस, बोएन और बाकी सब समय खड़े होकर इस चमत्कार को देख रहे हैं। शुरू में अलॉय इंगट्स के आने की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन जैसे ही ईथन को बैच सिस्टम की समझ आई, उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ने लगी। धातु की लहरें किसी समंदर की लहरों की तरह उमड़ने लगी और फर्श पर उनकी छोटी छोटी पहाड़ियां बन गईं। समय बीतता गया और ईथन के पैर सुन्न होने लगे। आखिरकार आधे घंटे की मेहनत के बाद आखिरी बैच भी पूरा हुआ। ईथन एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और अपना हाथ हटा लेता है। उसकी आवाज में थकान है, पर आंखों में जीत की चमक। रेप्लिकेशन पूरा हुआ। एल्डर लॉरेंस लगातार 3 बार बहुत अच्छे कहते हैं और ईथन का हाथ थाम लेते हैं। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया ईथन, अब तुम जाकर आराम करो। नेथन तुरंत आगे आकर ईथन को कुर्सी पर बिठाता है, जबकि बाकी लोग गोदाम में ही रुके रह जाते हैं। वे सामने खड़े धातुओं के पहाड़ को देखकर पूरी तरह दंग है। 100 टन्स, दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर अलॉय का पूरा 100 टन्स उनके सामने मौजूद था। एरोस्पेस इंजन के एक पुराने एक्सपर्ट की तो खुशी के मारे आंखें भर आती हैं। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक एलॉय इंगॉट को किसी बेशकीमती रत्न की तरह छूते हैं।
इनकी मदद से अब हमारे फाइटर जेट्स बिना किसी चिंता के उड़ान भर सकेंगे। स्टारशिप डिजाइन के चीफ भी उस चमकते हुए लोहे के समंदर को देखते हुए कहते हैं, सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं, हमारे नए ज़माने के वेसल्स की परफॉर्मेंस भी अब एक अलग लेवल पर होगी। कोई भी डिफेंस चेन अब हमारे लिए सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। एकेडमिक बोएन अपनी खुशी पर काबू पाते हुए तुरंत हुक्म देते हैं कि इन सब का दोबारा रिव्यू किया जाए। टीम तुरंत अलग अलग बैचेस से रैंडम सैंपल्स लेती है ताकि आखिरी बार पुष्टि की जा सके। कुछ ही देर बाद रिपोर्ट लेकर एक रिसर्चर भागता हुआ आता है। एकेडमिशियन बोएन, नतीजे अभी भी परफेक्ट है। ये 100 टन नेबुला अलॉय पूरी तरह से उच्च कोटि का है। बोएन राहत भरी मुस्कान के साथ ईथन का हाथ थामते हैं। ईथन, भविष्य में हमारे पास और भी कई प्लान्स होंगे जिनमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ईथन विनम्रता से जवाब देता है, आप बहुत दयालु हैं, ये तो मेरा फर्ज है। 100 टन नेबुला अलॉय का बिना किसी लागत के इतनी तेज से तैयार होना इस बात का सबूत था कि अब देश की राह में कोई रुकावट नहीं है। हम अब फाइटर जेट्स, हाइपरसोनिक व्हीकल्स, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के निर्माण में पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं। उसी दोपहर एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है जिसका नाम है चैप्टर 23, डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। मीटिंग की अध्यक्षता कमिश्नर लोगन कर रहे हैं और उनके साथ एकेडमिक बोएन और कई बड़े सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। माहौल काफी गंभीर है क्योंकि देश का भविष्य दांव पर लगा है। जैसे ही आंकड़ों पर चर्चा शुरू होती है, वहां एक होड़ मच जाती है। एविएशन ग्रुप का जनरल बड़े जोश में कहता है, हमें कम से कम 30 टन चाहिए। हमारे नए ड्रैगन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप आखिरी स्टेज में है। इस अलॉय के साथ हम 6 महीने में पहली उड़ान भर लेंगे और हमारा जेट दुश्मन से कई गुना बेहतर होगा। तभी एरोस्पेस ग्रुप के हेड बोलते हैं, एविएशन को सब कुछ नहीं मिल सकता। हमारे हेवी लिफ्ट कैरियर रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स को भी इस हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस मटेरियल की सख्त जरूरत है। हमें 20 टन से 1 ग्राम भी कम नहीं चाहिए। इधर शिपबिल्डिंग ग्रुप के प्रमुख चिल्लाते हैं, हमारे टाइप 100 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंतजार कर रहे हैं। इनके फ्लाइट डेक और स्ट्रक्चरल पार्ट्स के लिए हमें 40 टन चाहिए और ये तो बस हमारी शुरुआती मांग है। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एक मछली बाजार की तरह शोर से भर जाता है। हर कोई अपने प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा नेबुला अलॉय चाहता है। ईथन चुपचाप एक तरफ बैठा देश के इन बड़े स्तंभों को आपस में बहस करते देख रहा है और मन ही मन प्रभावित होता है। कमिश्नर लोगन सबको शांत कराते हैं, मैं आप सबकी भावनाओं को समझता हूँ। भले ही यह 100 टन है, लेकिन हमारी जरूरतों के सामने ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। पर याद रहे, ये सिर्फ पहला बैच है। इसे वहां इस्तेमाल किया जाएगा जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लंबी बहस के बाद फैसला होता है। एविएशन ग्रुप को 35 टन, एरोस्पेस ग्रुप को 25 टन और शिपबिल्डिंग ग्रुप को 30 टन दिए जाएंगे। बाकी बचे 10 टन को इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स के लिए रिजर्व में रखा जाएगा। मीटिंग के आखिर में यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको के प्रेसिडेंट लुइस गोमेज अपनी बात रखते हैं। उनकी आवाज़ शांत है लेकिन उसमें एक गहराई है। वो कहते हैं, कॉमरेड मार्कस की काबिलियत ने हमें एक नई उम्मीद दी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या हमें इस पर गौर नहीं करना चाहिए? अगर हम पूरी तरह इस मैटर आउट ऑफ नथिंग वाली जादुई शक्ति पर निर्भर हो गए तो लंबे समय में हमारे अपने रिसर्च सिस्टम और इंडस्ट्रियल बेस का क्या होगा? जब सब कुछ इतनी आसानी से मिलने लगेगा तो कौन मुश्किल रिसर्च करने की मेहनत करेगा? हमारी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहाँ खड़ी होंगी? उनकी ये बात जोश से भरे माहौल पर ठंडे पानी की तरह गिरती है। हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इस बेमिसाल शक्ति के पीछे कोई बड़ा जोखिम तो नहीं छिपा है। एकेडमिशियन बोन भी चिंता में डूब जाते हैं कि तेज से होने वाली तरक्की और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन, हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।